लगभग 90 प्लस का कट ऑफ है। 90 प्लस का कट ऑफ उन्हीं लोग का पार होगा जिन्होंने जीएस की तैयारी अच्छे से की होगी, जिन्होंने हवाबाजी में तैयारी की होगी, कुछ चीजें छोड़ रखा होगा, जैसे पॉलिटी नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, कुछ चीजें छोड़ रखी होंगी, उनका प्री निकलने का चांस बहुत कम है। तो अभी सबसे बड़ी बात अपने आप को देखिए, प्री और मेंस के बीच में 1 महीना हो भी चुका है, पहली बात तो ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आप को ये भरोसा दिलाना कि आपने चीजों को पढ़ा है, यही नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल इसी बात के लिए, आपको लगता है अभी मेरा ये रह गया है तब मैं आंसर राइटिंग करूंगा। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि सारे लोग अगर सामने आ जाते ना तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आप सभी से पूछता, तो बहुत बढ़िया सेशन हो जाता, इंटरेक्टिव होता और आप लोगों को लगता कि हाँ भाई कुछ हम सीख रहे हैं। नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं है भाई, मुझे तो डिस्कशन करना ही है, मैं तो डिस्कशन करूंगा ही, कोई बात नहीं। तो जैसे जो लोग भी स्क्रीन पे हैं सामने 3-4 लोग, मुझे एक बात बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्री के बाद लगभग 100 आंसर लिख चुके हैं, लगभग 100 आंसर लिखे हैं, कितने लोग हैं? तो दुष्यंत, योगेंद्र, राहुल, हाथ उठा के बताइए लगभग 100 लिखे हैं जिसने, ठीक है। ऐसे हाथ उठा सकते हैं, नहीं लिखे तो ये बात समझना है। अच्छा नहीं लिखे होंगे तो एक कारण मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ, आपको यही फील आ रही होगी ना, ऐसे मुंडी लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि सबसे बड़ा कारण यही रहा होगा, आपको लग रहा होगा अभी सिलेबस नहीं हुआ है, यही लग रहा है सर ये रह गया अभी नहीं पढ़ पाए, क्या भाई दुष्यंत बताइए, ऐसा ही लग रहा है कि नहीं सर अभी सिलेबस नहीं हो पाया। ये चीज बहुत ज्यादा अभी आपको मैटर करेगी, आपके दिमाग में बार बार ये बात आएगी, आपको ना बार बार ये बात परेशान करेगी कि अभी आपका ये रह गया है, थोड़ा और पढ़ लूं तब आंसर राइटिंग करूंगा। अच्छा राहुल 10 क्वेश्चन लिखा है आपने प्री के बाद अब तक? म्यूट हटा के बोलिए कितने क्वेश्चन? जी जी सर 10 तो हो गए हाँ। वेरी गुड, ठीक है। जी जी सर। अब लिखना स्टार्ट कर दे, अब म्यूट कर दीजिए, जी देखिए जी अब म्यूट कर दीजिए। जी। तो मेरी अच्छा दूसरी बात ये कि मुझसे बातचीत करने में कोई थोड़ा भी घबराएगा नहीं, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा रूड, आपको लग सकता है कि मैं बहुत रूड किस्म का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं हूँ बहुत नॉर्मल। मैं आपको सारी चीजों का आंसर दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं हर चीज का आपसे डिस्कशन करूंगा प्रॉपर सही तरीके से। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अपने आप में जरूरी होती है क्योंकि आप लोग भविष्य के अधिकारी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप लोग एसडीएम बनेंगे, आप ही लोग में से डीएसपी लोग बनेंगे, तो उन लोग को भी एक मतलब डेकोरम आना चाहिए, बस इस वजह से थोड़ा सा रूडनेस दिख सकती है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको सारी चीजें आती हैं, पहले तो इस बात को समझिए। अभी अपने दिमाग को ये डाउट ही मत होनी चाहिए क्यों नहीं आती, क्यों? तैयारी ना आखिरी दिन तक आपको ये फील कराएगी कि आपको चीजें नहीं आती है। सिलेबस इतना ज्यादा है, चीजें इतनी ज्यादा हैं, लास्ट दिन भी हो जाएगा ना तो आपको मन करेगा यार एग्जाम टल जाता, हे भगवान कुछ ऐसा कारण आ जाता। तो आप पता है क्या सोचेंगे, मैं अभी आपसे बता दे रहा हूँ, लिखित ले लीजिए, आप में से 40% लोग ये सोचेंगे कि यार यूपीएससी का पेपर क्लैश हो रहा है 23 तारीख को, टल जाए ना फिर आप लोग क्या करेंगे, आंदोलन पे बैठ जाएंगे कि आयोग को पेपर टाल देना चाहिए, पेपर नहीं होना चाहिए समय पे, क्योंकि 23 तारीख को तो क्लैश कर रहा है यूपीएससी यूपीपीसी का पेपर। जबकि सही बात पता है क्या होगी, नेचुरल बात ये रही होगी कि आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा और मुझे पढ़ना है, अभी मेरा सिलेबस मुझे थोड़ा और कंप्लीट करना है, और ये बात आपको बार बार परेशान करेगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा, इन चीजों का लोड मत लीजिए, अपने आप का पेन उठाइए। और मेरा पहला सजेशन यही रहेगा, देखिए मैं अभी 15 मिनट आप लोगों को थोड़ा ओरिएंटेशन दे देता हूं, फिर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो अभी मेरा आज का टारगेट मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, सर ने कहा था 5 मिनट वेट करने को, तो मैं वेट भी कर ले रहा हूँ। टारगेट आज का ये है कि मैं आपको 2 क्वेश्चन कोशिश करूंगा यहाँ पे सॉल्व कराने की, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट एक तो हम लोग करेंगे ही करेंगे श्योरिटी के साथ, ठीक है। फिर जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं आज के सेशन में सही आया, तो आप सर को बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से वीक में एटलीस्ट 2 दिन कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, 2 दिन से ज्यादा तो समय नहीं निकल पाएगा, 2 दिन कोशिश करेंगे। इसी तरह से लाइव कोशिश ये करूंगा कि जब अगली बार आऊं तो 5 क्वेश्चन करवा दूं, डिपेंड किया आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, आप लोग किस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। अभी तो मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे आ जाओ, सामने स्क्रीन पे सामने आ जाओ, पता नहीं लोगों को डर लग रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि मैं काट लूंगा, भोंकता हूँ, ठीक है। जो भी डर है तो कुछ नहीं कर सकते उसका, देखिए वो चीजें रहेंगी, वो चीजें आप नहीं जा सकती, फिर वो चीजें इंटरव्यू में दिखती हैं, इंटरव्यू में फिर हम अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। खैर, एक होता है अपना, देखिए आपको मान लीजिए पहुंचना है एक इस लेवल पे, मान लीजिए आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। और अब 2 केस हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका अभी का लेवल क्या है। भाई आपको यहां पे पहुंचना है तो आपको अपना करंट लेवल तो पता होना चाहिए ना। अब करंट लेवल कैसे पता करेंगे? हो सकता है कि आपका लेवल यहाँ पे हो, बहुत एडवांस हो भाई, आप एकदम 1 नंबर के टॉप किस्म के व्यक्ति हो, है ना, यहाँ पे आपका लेवल हो, आयोग के लेवल से कई गुना ज्यादा आपका लेवल हो, एक केस ही हो सकता है।
दूसरा हो सकता है कि आपका लेवल यहां पर हो एकदम, ठीक है, हमें जाना किधर है, हमें यहां पे पहुंचना है, ये वाले पॉइंट पे हमें पहुंचना है। अब इसके लिए यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी लेवल की आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली बात यह कि आपका लेवल क्या है। इस लेवल को जानने का एकमात्र तरीका यह है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए एकमात्र तरीका, सिंगल मोस्ट तरीका मैं बता रहा हूं कि आप एक टॉपर की कॉपी उठा सकते हैं, कोई भी टॉपर की कॉपी। इस बार की बहुत एसडीएम की कॉपी आपको मिल जाएगी, जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं एसडीएम की उठा लें, जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं किसी टॉपर की कॉपी उठा लें, टॉप 10, टॉप 20, 50, जिसके जीएस पे 400 के आसपास स्कोर है उठा सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी उठाएं, 3 घंटे में कोई एक कॉपी उठाइए। जैसे मान लिया आप दुष्यंत, आपने बात की थी, आपने जीएस पेपर 1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जीएस पेपर 1 कंप्लीट है, तो कायदा ये होना चाहिए आपको जीएस पेपर 1 का फुल टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, जो टॉपर की कॉपी। तो टॉपर की कॉपी में 20 क्वेश्चन होंगे, उस 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में सॉल्व करना चाहिए, फिर उससे कंपेयर करना चाहिए। आपने ये पॉइंट्स लिखे, उसने ये पॉइंट्स बताए हैं, किसका लेवल क्या है। अब समझ में आया मेरी बात, आपको किस लेवल पे पहुंचना है। ये टॉपर का लेवल है, जो भाई वो लिख के टॉप कर चुका है एग्जाम, ठीक है, और आपको वहीं पे पहुंचना है। तो मान लो आपने लिखा जीएस पेपर 1 का, आपने टेस्ट दिया, और आपको पता है कि यार टॉपर तो हर क्वेश्चन में 5-5, 7-7 पॉइंट लिख रहा है। भाई पूछ रहा है हड़प्पा से बता, तो हड़प्पा को वो कनेक्ट कर रहा है अपना क्या कहते हैं ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर रहा है, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन भी दिखा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो उसमें कई डायमेंशन दिखा रहा है कि एक सेंट्रल हड़प्पा सभ्यता, उसके अलावा वो 2-3 स्तर भी दिखा रहा है। उसकी नॉलेज का लेवल कुछ अलग है, उसने चीजों को प्रेजेंट अलग तरीके से किया है। उसने करंट अफेयर से भी जोड़ दिया है कि नव शहरीकरण और जो नए मकान बन रहे हैं, जो ग्रिड पैटर्न पे बन रहे हैं, जैसे चंडीगढ़, तो इसने कनेक्ट कर दिया कि भैया चंडीगढ़ का देखो एकदम हड़प्पा सभ्यता की तरह ही है ना, वो चौराहों के बीच बीच में जो मकान है वो सब उसी तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न पे बना हुआ है। तो बात कहती है कि आप टॉपर्स कॉपी से सीखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है, ये काम करिए। अच्छा, जिन लोग को डर लग रहा है, अब मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूं, जिन लोग को डर लग रहा है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, उनको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। ये शॉर्टकट यूज करिएगा, आप देखिएगा मेंस के बाद ना, आप मुझसे फिर से मीटिंग करिएगा मेंस के बाद, और आप बताइएगा कि सर क्या कमाल का आपने आइडिया बताया था, हम तो एकदम कमाल करते। बस मुझे 1 मिनट समझ में, पानी ले लेता हूं, बस बगल में ही फ्री है, बस एक। गर्मी बहुत ज्यादा है, बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा, तो बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आपको पहले तो अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैंने चीजों को कर लिया है। अब ये कैसे आएगा, इसको लाने का एक तरीका ये है कि देखो भाई सिलेबस में कितने पॉइंट्स होते हैं, जीएस पेपर 1 के सिलेबस में कितने पॉइंट है, कोई बताएगा। केवल पॉइंट देख के बता दीजिए, रखे हैं सामने सिलेबस, काउंट कीजिए। देखिए बेटर होगा इंटरेक्टिव सेशन हो, नहीं चाहते इंटरेक्टिव, मुझे कोई इसमें भी समस्या नहीं है, मैं तो भाई एक तरफा बता के चला जाऊंगा। मैं अपने ही क्वेश्चन आंसर आप लोग से प्रैक्टिस करवा के, मुझे लग रहा है अभी आप लोग के अंदर थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फीलिंग आ रही है कि क्या करे, अरे ठीक है कहाँ आ गए, यही फीलिंग आ रही है ना, जबरदस्ती सर ने भेज दिया, ठीक है। आप लोग के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, रिंकू सर जितना एफर्ट कर रहे हैं सीरियसली, उतना मतलब बहुत मुश्किल है। हम लोग के समय अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम रहता ना, जहाँ पे हर चीज अवेलेबल बैठे बैठे करा देते हैं, ठीक है, और टॉपर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, मतलब हम लोग तो खोजते थे भाई कोई आ जाए 1 मिनट के लिए गाइड कर दे थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत बड़ी काम वो कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को बहुत आभारी होना चाहिए, तो उनकी बात एटलीस्ट मानना चाहिए जब वो कह रहे हैं कि भैया सब लोग आ जाओ सामने कैमरे पे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो कितने सिलेबस बताए भाई, कोई बताए नहीं पॉइंट अब तक। सुनील भाई, दुष्यंत, राहुल, योगेंद्र, आप लोग देख रहे हैं, बताइए। हाँ सर, पेपर फर्स्ट 15 में अब 15 पॉइंट बचे हैं। 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट टोटल है, 15 पॉइंट टोटल है। हर पॉइंट के सब पॉइंट में 6-6 मान ले रहा हूँ, सब पॉइंट 6-6 ऑन एन एवरेज मान ले रहा हूँ। किसी में 5 हैं, किसी में 12 भी हैं, जैसे जियोग्राफी में भूकंप ये सब कुछ कुछ ज्यादा हैं, ठीक है, 12 तक पहुंच गए हैं, बाकी ऑन एन एवरेज 6 हैं पॉइंट्स, ठीक है। जैसे समाजवाद ये वो 6 पॉइंट होंगे मान लीजिए एवरेज, ठीक है। अच्छा, 2013 से 2020 तक के यूपीएससी के पेपर कितने कितने क्वेश्चन हुए जीएस पेपर 1 के? 200 क्वेश्चन, 13, 10, 23, ठीक है, 200 क्वेश्चन हुए। 200 क्वेश्चन में सिलेबस का हर पॉइंट टच है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिलेबस के हर पॉइंट से आप देखेंगे क्वेश्चन बनाया गया, सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, 10 साल के पेपर में। अच्छा,
यूपी पीसीएस भी 4 साल हो गया, धीरे धीरे 4 साल पेपर इन्होंने बना लिया, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गया। तो 5 साल में 100 क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने भी करा दिया है। मानते हैं ना? हाँ या नहीं बोलिए भाई, एकदम मुंडी हिला सकते हैं ऐसे, नहीं ऐसे भी करते हैं, म्यूट करके दोनों काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यूपी पीसीएस ने भी इतना काम कर लिया है। यानी अगर मैं केवल पुराने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के केवल मॉडल आंसर रीड कर लूं, केवल मॉडल आंसर, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, 300 क्वेश्चन मेरे सामने। म्यूट कर दीजिए दुष्यंत आप भी, ठीक है, सुनील आप भी म्यूट कर दीजिए ताकि आवाज ना बार बार, है ना, जब मैं बोलूंगा तो म्यूट हटा लीजिएगा। तो अगर मैं 300 क्वेश्चन केवल रीड कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरा सिलेबस तो कवर हो जाता है। तो जो आपके अंदर का डर है कि नहीं भाई मैं अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, अभी मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे वो भी सोर्स पढ़ना है, मुझे ये भी सोर्स पढ़ना है, ये डर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एक दिन में आप 60 से 70 पेज तो पूरे दिन में पढ़ते ही पढ़ते होंगे नॉर्मल, ठीक है। कायदे से 4 दिन लगना चाहिए आपका, 5 दिन अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रीडिंग। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि चीजों को याद करिए, आपको केवल अंदर को यही तो भरोसा दिलाना है। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी भूमिका यहाँ पर जामवंत वाली भूमिका है, ठीक है। याद है ना जब समुद्र, अभी आदि पुरुष कई लोग देखे भी होंगे, गए थे सब लोग देखने? नहीं देखने गए थे, हाँ बढ़िया किए नहीं देखने गए, खैर मैं इसे कमेंट नहीं करूंगा। तो जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो एक चौपाई है बहुत सुंदर रामायण में, रामचरितमानस में, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, ठीक है। तो जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे। और क्या अच्छा लगा उनको? जामवंत ने उनकी शक्ति याद दिला दी। जामवंत ने और कुछ नहीं किया, जामवंत ने हनुमान जी को ये नहीं बताया कि देखो इस रास्ते से जाओगे लंका, इस तरीके से जाओगे। उन्होंने कहा भाई तुम बचपन में ना, तुम एक बार सूर्य को निगल गए थे, एक बार ऋषि को परेशान कर रहे थे, ठीक है, ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने तुमको श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे। तो अब मैं तुमको याद दिला रहा हूं तुम्हारी शक्ति। आपके साथ भी केवल यही हुआ है, आप हैं हनुमान जी, अभी सभी लोग आपके साथ हुआ यही, आप लोग अपनी शक्ति सारे लोग भूल गए हैं। आप लोग बहुत दिमाग से इस चीज को, क्योंकि क्या होता है तैयारी करते करते कई बार 4 साल हो गया है, कई बार 3 साल हो गया है, तो आपके अंदर चीजों को लेके परसेप्शन बन गया कि जब तक हम एकदम जीरो से लेके नहीं पढ़ेंगे, मेंस के लिए एकदम बेसिक से नहीं किताबें उठाएंगे, तब तक हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरा काम यही है, मैं आपको जामवंत बन के आपकी शक्ति याद दिला रहा हूं। भाई देखो तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति है, एग्जाम फोड़ सकते हो। और मैं केवल यही बात बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर रीड कर लेते हो, जो थोड़ा मोड़ा आपको डर है, पेपर को लेकर डर होगा, यही तो होगा कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा, अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो 300 क्वेश्चन रीडिंग करने में 5 दिन लगेगा। तो अगर अभी आप जीरो लेवल पे भी हैं, मैं मान रहा हूं आप एकदम नकारात्मक है, आपको कुछ नहीं आता है, गलती से प्रीलिम्स में आपने तुक्का मारा था, सारा का सारा 90 का 90 नेट जो सही हुआ है आप लोग का 90-95 केवल और केवल तुक्के के बदौलत हुआ है, आपको आता जाता कुछ नहीं था, ठीक है। उस बदौलत के बाद भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चीजों को कनेक्ट तो कर पाते होंगे ना। मान लीजिए अचानक से अगर क्वेश्चन आता है कि गांधीवादी आंदोलन के दौरान में विभिन्न प्रकार के हित समूह कौन कौन थे, गांधी जी ने उन्हें किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, मान लीजिए प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि गांधीवादी आंदोलन के दौरान, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के गांधीवादी चरण में विभिन्न प्रकार के हित समूह कौन कौन से थे, गांधी जी ने किस प्रकार से जोड़ा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न हमने पढ़ा, आपको हवा नहीं, अरे ये क्या पूछ दिया यार, हम तो गांधी जी के बारे में सुने थे, सविनय अवज्ञा सुने थे, 2-4 आंदोलन, 3 ही आंदोलन हम जानते हैं, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा और एठो कौन सा था वो 1919 वाला असहयोग आंदोलन, ठीक है। हाँ थोड़ा एक्टिव रहिएगा, एक्टिव लिसनिंग कीजिएगा, ठीक है। 3 ही सुने थे, कुछ सुना ही नहीं। तो एटलीस्ट जब मॉडल आंसर पढ़ेंगे, मान लीजिए मॉडल आंसर पढ़ा आपने, ठीक है, आपने मॉडल आंसर पढ़ा, तो मॉडल आंसर में आपको पता चला कि अरे यार उस समय किसान समूह भी एक था, मजदूरों का भी एक समूह था, समाजवादी आंदोलन भी चल रहा था, एक समूह महिलाओं का भी था, एक समूह उद्योगपतियों का भी था, एक समूह क्रांतिकारियों का भी था। जब ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी ना, हाँ या नहीं, ये बात मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन पढ़े आपको तो क्वेश्चन नहीं हवा लगा, आपको लगा यार क्या पूछ दिया यार, और ये जो गौरव सर आए थे फालतू में क्या अंट-पंट बता के चले गए, माथा खराब कर दिए, हम तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हम वापिस अपने हिसाब से ही पढ़ेंगे। यही तो लगेगा अधिक से अधिक कि जब आप क्वेश्चन पढ़े आपको लगा कि नहीं कुछ नहीं आता है, अपने हिसाब से वापिस पढ़ेंगे। लेकिन जब मॉडल आंसर पढ़ रहे हो तो ये बात कनेक्ट कर पाओगे ना कि हाँ यार ये 5-6 जो हित समूह है यही वाला है, एकदम सही है, गलत नहीं लिखा है, हमको रिकॉल नहीं हो रहा था, यही तो प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर केवल मॉडल आंसर रीड करते हैं ना तो आपको चीजों की समझ हो जाएगी, आपका एक ब्रॉड
पर्सपेक्टिव के साथ आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, केवल मॉडल आंसर रीडिंग के द्वारा। कुछ ना पढ़ना है ना कुछ लिखना है। इसके बाद आप क्या करिए, मॉडल आंसर रीड करने के बाद एक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, जीएस पेपर 1। फिर अपना लेवल चेक करिए कि अभी आप किस लेवल पे है। ठीक है, तो तरीका आप समझ में आ गया। ये तरीके से करने पे आपको 20 दिन लगेंगे अधिक से अधिक, आपके चारों जीएस के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। जीएस के 4 पेपर तैयार करने में प्री के बाद केवल और केवल इतना समय लगना चाहिए। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, जो लोग यूपीएससी देते हैं, यूपी पीसीएस में तो तब भी ठीक है, जो लोग यूपीएससी देते हैं उन लोग के लिए जो 3 महीने बचे होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑप्शनल। जीएस की तैयारी इतनी होती है, इसके बाद जीएस में पता है क्या पढ़ना होता है, केवल करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स के लिए केवल करंट अफेयर्स, और दूसरे नंबर पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद कोई ना कोई टेस्ट सीरीज, मतलब मार्केट की कोई टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन बना ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, कोई नहीं बना सकता। जैसा लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है कोई बना ही नहीं सकता। तो यूपीएससी में तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शनल छूट गया रहता है भाई, है ना। यूपीएससी में क्योंकि ऑप्शनल 4-5 महीने हो गया रहता है, छूट गया रहता है, तो हम लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं। यूपी पीसीएस में तो भाई आपका ऑप्शनल है नहीं। जीएस 5 और 6 ऐड हुआ है। अभी लास्ट जो पॉइंट है, बस आप लोग से ये लास्ट पॉइंट डिस्कशन करें, फिर क्वेश्चन करूंगा। अभी आप लोग ये डर सर 5 और 6 में तो बड़ा हुआ है, ये कैसे करेंगे, यही ना। 5 और 6 की तैयारी तो सबसे आसान कर दी, इससे लाख गुना टफ था ऑप्शनल। ऑप्शनल होता था तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग, मतलब ये जो प्री के समय ऑप्शनल तो पढ़ते थे नहीं, कोई नहीं पढ़ता था जनरली प्री के समय ऑप्शनल। तो प्री से मेंस के बीच के गैप में, ठीक है, प्री से मेंस के बीच के गैप में ऑप्शनल पढ़ते थे खूब जम के। अभी क्या है, प्री के समय भी यूपी स्पेशल पढ़े होगे पक्का ना, ऐसे हाँ या नहीं, मुंडी तो हिला सकते हैं, पढ़े थे सर, कुछ तो पढ़े थे, 100% पढ़े होगे। जो यूपी का सिलेबस है वो और कुछ नहीं है, एक बड़े सेट का एक सब सेट है। भाई भारत की मृदाओं में यूपी की मृदाएं आ जाती हैं, हाँ या नहीं। भारत के जलवायु प्रदेश में यूपी के जलवायु प्रदेश आ जाते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में यूपी का भौतिक विभाजन आ जाता है। ठीक, भारत के इतिहास में यूपी का इतिहास आ जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में यूपी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अपने आप आ जाएगा। 1857 की क्रांति में यूपी का 1857 की क्रांति में योगदान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम हाँ या नहीं। तो आपने सारी चीजें लगभग पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये बात भी समझना है कि लगभग आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। आपको बस क्या करना है, केवल और केवल रिकॉल करना है, केवल और केवल स्पेसिफिक। क्यों, हम यूपी का आंसर लिख रहे हैं तो भाई हम भारत का एग्जांपल ना डालें, साउथ इंडिया का एग्जांपल ना डालें। यूपी का पूछे तो भाई अगर 1857 की क्रांति पूछा है तो हम प्रॉपर बताएं कि लखनऊ में ऐसा हुआ था, कानपुर में ऐसा हुआ था, तात्या टोपे कानपुर में थे, लखनऊ में ये थे, है ना। ठीक है, हमें प्रॉपर नाम याद हो, ये बस आपको मेहनत करनी है। आपको मेहनत क्या करना है, उन स्पेसिफिक पॉइंट पे मेहनत करना है जो कि यूपी के हैं। और इसको करने के लिए आपको कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है, ये बात समझिएगा। कोई आपको कंटेंट की जरूरत नहीं है कि भाई चलो हम कंटेंट पढ़ते हैं, उठाओ कंटेंट उठाते हैं, एक किताब खरीद के ले आते हैं, एक लंबी सी मोटी 1600 पेज की किताब यूपी के इतिहास पढ़ेंगे, या स्पेक्ट्रम जैसी एक यूपी के इतिहास की किताब पढ़नी है। नहीं, करना आप लोग को ये केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। चीजें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यूथ कंपटीशन और पता नहीं क्या क्या की डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये क्वेश्चन ये आंसर है। तो केवल अगर आप उसको रीड कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात, सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हैं सबका बराबर महत्व नहीं है भाई, ये बात भी मानेंगे, ठीक है। उसका बढ़िया से महत्व किसको पता है, जो तैयारी करवा रहा है उसको ज्यादा बढ़िया से उसका महत्व होता है कि कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आप लोग 300-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं बजाय कि एक प्रॉपर कंटेंट पढ़ने के, तो आपका यूपी स्पेशल का पेपर भी बहुत ढंग से और प्रॉपर एग्जाम्पल से, कि भाई 1857 की क्रांति में यूपी का योगदान बता रहे हैं तो प्रॉपर एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैप्टन नील यहां पे इन्होंने क्रांति दबाई थी, ठीक है ना। प्रॉपर आपको एग्जाम याद हो गया कि यार ये चीज ऐसे ऐसे हुआ था, यूपी का ये योगदान था। बात समझ में आई। ये तरीका है आपको करने का। सिलेबस कंप्लीट, जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, चीजों को मत टालिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट सारे लोगों को, ये तो मतलब मेरे हिसाब से मानना था कि सारे लोगों को एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, क्योंकि भाई आपका पेपर हुए लगभग 45 दिन हो गए, फ्री का पेपर हुए, और 45 दिन में आपने 100 क्वेश्चन अभी तक नहीं प्रैक्टिस किया, मतलब आपने 2 क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी सही रास्ते पे नहीं है, कतई इसको सही रास्ते पे नहीं माना जा सकता, ठीक है। जैसे दुष्यंत से मेरी बात हुई तो
इनसे बातचीत करके लगा कि हाँ इन्होंने चीजों को तैयार किया था, इन्होंने बोला कि भाई मैंने ये किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, तो इनकी तैयारी का रास्ता मुझे सही लग रहा था। बाकी किसी ने नहीं बोला कि मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो सीधी बात है आप गलत रास्ते पे हैं, वो रास्ता एकदम सही नहीं है। डेली कम से कम कोशिश कीजिए कि 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम प्रैक्टिस में आपके अब तो शामिल होना चाहिए। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ये बड़ी रिक्वायरमेंट है। लास्ट बात जो बस काम की बतानी वो ये है, जब एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा तो पेपर मिलते ही आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा है, न कि ये मिलाना है। कौन कौन, मुझे एक चीज और बता दीजिए बस, सर्वे नंबर लास्ट, किसने किसने इसके पहले भी मेंस लिखा है? ऐसे हाथ मैंने उठा, लिखा है। हाँ हाथ उठा सकते हैं बस ऐसे सामने। नहीं, जो सामने है नहीं उन लोग से तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो केवल सामने 4 लोग हैं, मैं अभी केवल इन लोग पे फोकस कर रहा हूँ, ध्यान, ठीक है। तो ये सुनील, दुष्यंत, ये लोग, योगेंद्र कर चुके आप लोग। अच्छा मुझे बता दीजिए, क्या पेपर मिलते ही आप लोग पेपर स्टार्ट, मुंडी हिला दीजिए बस, पेपर मिलते ही पेपर स्टार्ट कर देते हैं तुरंत के तुरंत? ये तो नहीं करते कि सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ढंग से आता है, पहले ये करूंगा। हाँ, कई लोग ये भी गलती करते हैं एग्जाम में, तो ये गलती कभी नहीं करनी। एग्जाम में एक एक मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस एक एक मिनट का आपको लाभ उठाना है और पेपर तुरंत के तुरंत सॉल्व करने बैठना है। जो पेपर मिला तुरंत के तुरंत आंसर राइटिंग करने बैठ जानी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन हुआ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं पूछना है तो हम लोग स्टार्ट करें आंसर राइटिंग। करना चाहते हैं पहले तो ये बता दीजिए कि आंसर राइटिंग करना चाहते हैं ना, कि सर हाँ ये, हाँ तो सर। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को एकदम एग्जैक्ट 7 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कोई ग्रुप नहीं बना है, जैसे मैं आप लोग से पीडीएफ कैसे मांगूंगा? अच्छा एक काम करेंगे, ठीक है, आप लोग लिखिए, सुनिए अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग उसके आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा कि ये पॉइंट्स हैं आपके आंसर में। तो आप लोग क्या करिएगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं पहले, देखिए तरीका यही होता है, ये आप लोग सीखिए। जैसे एक ग्रुप होता है जहां पे हम लोग, मैं आपसे पीडीएफ मंगा लेता कि आप लोग पीडीएफ भेजो, जो सबसे पहले पीडीएफ भेजेगा तो उसकी कॉपी से एक हम लोग सैंपल देख लेते, सैंपल कॉपी भी चेक कर लेता लाइव। लेकिन अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में ऐसा देख लेंगे। आप क्या बोल रहे हैं दुष्यंत, कुछ बोल रहे हैं? आगे से सर एक ग्रुप बना लेंगे सर, उसमें ये कर लिया करें। हाँ, ये जब 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 लाइव सेशन होगा ना, तो क्या होगा, आप लोग मान लीजिए तुरंत आंसर लिख के अगर उस ग्रुप में तुरंत फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, तो मैं तुरंत 2-4 लोग की कॉपी देख के ये बता दूंगा, देखो ये इंप्रूवमेंट है। अभी क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन तो करवाऊंगा लेकिन आपकी कॉपी देख नहीं पाऊंगा, तो मैं केवल पूछ सकता हूँ कि भाई ये आप लोग ने लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप लोग मुंडी हिला सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट लिखा है मैंने, अधिक से अधिक तो यही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इवन स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दूं कि ऐसे ही बोल दूं, क्वेश्चन बोल देता हूं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। जब क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तो ऐसे हाथ उठा दीजिएगा, सर नोट हो गया है, तो उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज चलिए, आपको ये क्वेश्चन आपको लिखना है 11 मिनट में, 200 शब्द का आंसर होगा, ठीक है। 200 शब्द आप लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूं फिर इंग्लिश में पढ़ दूंगा। भारत के संदर्भ में, लिख लीजिए, भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही उन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी में लिखना है, साथ ही उन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। तो हिंदी वाला क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने कि एक बार फिर से बोलूं, फिर से बोल दो, भारत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही उन विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म एंड हाईलाइट द वेरियस फॉर्म्स दैट इट कैन टेक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो हाईलाइट द वेरियस फॉर्म्स दैट इट कैन टेक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। 6:32 हो रहा है, ठीक है। 11 मिनट का आपको समय है, 6:43, तो 6:44 तक आप लोग लिख लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है।
तो आपका समय स्टार्ट होता है। अब लिखिए इस आंसर को।
तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम अप हो गया, 6:44 हो गया। तो सामने आ जाइए जो लोग लिखे हैं। तो क्या क्या रहा, कितने पेज भरे? पहले ये जो 3 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बताइए एक बार, कितने पेज भरे? ऐसे ऐसे इशारे भी कर सकते हैं, कुछ काम इशारों से भी हो जाते हैं। 2 तो सुनील भैया कितने? दो सर, 2 और थोड़ा सा। ठीक है। देखिए एग्जाम में बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। एग्जाम में 11 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 3 पेज मिलेंगे। तो पहली कोशिश तो ये करनी है कि 3 तो भरना है, ठीक है। ये एफर्ट दिमाग में रखना है। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो क्या होगा, नॉलेज बहुत होगा, पेपर देख के लगेगा यार क्या फालतू पेपर आयोग ने पूछा है, इससे बढ़िया हमको बैठा देते, हम बढ़िया पेपर बना देते, लेकिन पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात समझिएगा कि कुछ चीजें आपको लगता होगा ना कि यार मैंने इतना बढ़िया पेपर लिखा, मेरे नंबर 70 ही आए, उसकी कॉपी देखो एकदम वाहियात लिखता है, उसको 110 कैसे मिल गया। ये सब चीजें दिमाग में आती है, मार्कशीट जब आता है तो आता है ना थोड़ा बहुत। उसके कारणों पे कभी सोचे हैं कि कारण क्या है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आप ही लोग से, जो लोग सामने है, भाई देखो जो सामने रहेंगे उनका पक्की बात है फायदा होगा। और आप लोग देखिएगा, जिस अप्रोच से बता रहा हूँ उस अप्रोच से काम करेंगे ना तो देखिएगा 100% इंप्रूवमेंट दिखेगा और सिलेक्शन लिस्ट में भी आएंगे, ठीक है। तो ये तो मैं श्योर हूँ, मतलब क्योंकि ये तरीका अपने आप में बहुत काम का तरीका है। कितने लोगों ने इसमें मैप भी बनाने की कोशिश की? इस क्वेश्चन कितने लोगों ने मैप बनाया? 4 लोग सामने हैं। देखिए जो लोग अपना चेहरा नहीं सामने दिखा सकते, जिन लोगों को डर लग रहा है कि मेरा चेहरा देखने से सर भूत 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 चिल्लाते हुए यहाँ से भाग चलेंगे, ठीक है, जिन लोगों को इतना डर लग रहा है तो उनसे मैं भूतों से कैसे बात करूं, तो सामने मैं केवल चेहरा। तो किसने किसने कुछ मैप बनाया इस क्वेश्चन में कि चलो मैप बना देते हैं? योगेंद्र ने मैप बनाया, कोशिश की, बहुत बढ़िया, एक अच्छा बात किया। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, चलिए इंट्रोडक्शन कौन बताएगा कि मैंने इंट्रोडक्शन ये लिखा है, तो कौन बता रहे हैं इंट्रोडक्शन? तो चलिए दुष्यंत आप ही तभी से बातचीत करें, एक आप बताइए, फिर एक ये सोनिया मैम आई थी, तो एक मेल एक फीमेल, अलग अलग आप लोग बताएंगे, ठीक है। आपका भी नंबर आएगा तो भागिएगा मत। तो दुष्यंत बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा आप? सर क्षेत्रवाद से तात्पर्य लोगों की देश की अपेक्षा अपने क्षेत्र या कुछ मामलों में राज्य की अपेक्षा के प्रति राजनीतिक निष्ठा से है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बस ये समझा के खत्म कर दिया आपने सर, फिर हम विभिन्न रूपों को समझाया सर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैं आता हूँ उस पर आता हूँ, टू द पॉइंट आपने लिखा है। सोनिया मैम आप भी बताइए क्या लिखा आपने इंट्रोडक्शन? चली गई शायद, तो ठीक है। आप सुनील आप बताइए आपने क्या लिखा इंट्रोडक्शन? क्षेत्रवाद का आशय किसी क्षेत्र संबंधित संस्कृति, पहचान व गर्व को प्रदर्शित करना है। ठीक है, इतना, ये इंट्रोडक्शन खत्म, टू द पॉइंट, बहुत बढ़िया। अभी एक बात मेरी समझिएगा, देखिए प्रश्न है 200 शब्दों का, प्रश्न के 3 पार्ट होते हैं सामान्यतः, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट होते हैं। बेस्ट इंट्रोडक्शन वो माना जाता है, ठीक है, कि जो क्या करे, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी को कंक्लूड करे। तो अगर आप शॉर्ट में ही इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट ऐड कर देते हैं, क्यों? मान लीजिए, चलिए मैं एक दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब मेरी बात समझिएगा, यहीं पे मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्षेत्रवाद की, भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। मैंने सीधे यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। अब मुझे बताइए इसमें इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे? क्षेत्रवाद ही समझाएंगे सामान्यतः, भाई कुछ नया तो नहीं करेंगे, यही तो समझाएंगे क्षेत्रवाद से तात्पर्य ये है भारत में। फिर तो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ? अब थोड़ा सा मुझे इस बात पे थोड़ा सा समझ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आंसर राइटिंग करना जरूरी है ना। तो फोकस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग करेंगे ना, इन चीजों पर क्वेश्चनिंग करेंगे, जब अपने ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तब समझ में आएगा, अरे यार ओहो इसी वजह से मुझे 70 नंबर मिले थे सामने वाले के 110, बस यही कारण था। तो बताइए पहले क्वेश्चन जो पूछा, क्षेत्रवाद का अर्थ स्पष्ट करो, वहां पे कहा हूं, और अभी नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन में कोई अंतर आया? कायदे से ये होना चाहिए था, जब आपसे पूछा गया अर्थ स्पष्ट करिए तो आपको 1-2 लाइन और एक्सटेंड करनी चाहिए थी, कुछ पॉइंट्स और बताने चाहिए थे, कुछ शॉर्ट चीजें और बतानी चाहिए थी, कुछ मैप या डायग्राम्स बना देना चाहिए था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा बनाना चाहिए था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता कि भैया भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए जो इसके द्वारा अपनाए जा सकते हैं, तब भी आप इंट्रोडक्शन में लिखते कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के प्रति राजनीतिक निष्ठा से है।
ठीक है, यही तो बताते हैं आप। तो पहली बात ये समझ में आई, दिख रहा है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब मुझे अगला पॉइंट ये बताइए, विभिन्न रूप कौन कौन से आपने बताए हैं। तो फिर से वही, ठीक है, तो दुष्यंत आप बताइए, एक दो लोग बताइए विभिन्न रूप कौन कौन से बताएं। चलिए पढ़िए, सीधे पॉइंट बताइए सर, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इतना आता था मुझे। चलिए बताइए सर। विभिन्न रूपों में पहला पॉइंट है उपराष्ट्र क्षेत्रवाद, जिसमें उत्तर व दक्षिण राज्य है भाषाई के कारण। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। उत्तर राज्य क्षेत्रवाद है, जैसे तमिलनाडु केरला कर्नाटक के बीच जो कावेरी नदी जल विवाद होता है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। फिर आगे उप क्षेत्रीयवाद है, मतलब महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया जैसे, ठीक है, ये उप क्षेत्रीयवाद हो गया। एक अलगाववादी आंदोलन होते हैं जो मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम में जो ये हो गया। और एक मूल पुत्र की अवधारणा होगी सर, महाराष्ट्र में उदाहरण जो है इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो इन्होंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए। अब सबसे पहली बात, इनको क्वेश्चन एकदम समझ में आया एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये बात ही समझना पड़ेगा कि इनको क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट समझ में आया कि देखो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो कौन कौन से रूप हैं कि भाई भारत में कहीं कहीं तो क्या चल रही है, अब मैं सीधा बताता ही हूँ, काम कीजिए, ठीक है। तो मुझे आंसर मिल गया लगभग, बहुत बढ़िया, तैयारी बहुत परफेक्ट है। इससे दिख भी रहा है कि आपने मेहनत की है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति है ना जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और ये सब किया है। तो एफर्ट अपने आप में दिखता है, ठीक है, एफर्ट दिखता है। अब देखिएगा, एक बात ये समझिएगा कि क्या है क्षेत्रवाद भारत में, क्षेत्र विशेष के प्रति निष्ठा, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष के प्रति निष्ठा आप देखेंगे तो एक जगह बृहत नागालिम के रूप में अलग डिमांड चल रहा है, एक जगह क्या चल रहा है, बोडोलैंड की डिमांड चल रही है, ठीक है, मैथिली प्रदेश की डिमांड चल रही है, बिहार में मैथिली प्रदेश की डिमांड चल रही है। आप देखेंगे तेलंगाना क्षेत्र में देखेंगे रायल सीमा की बात चल रही है, आंध्र प्रदेश तटीय, अभी अलग हुआ ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हुए, वहां पे भी रायल सीमा की डिमांड चल रही है। दक्षिण भारत में भी देखेंगे तुलु नाडु, ठीक है, द्रविड़ प्रदेश, इनकी डिमांड चल रही है, ठीक है। राजस्थान में देखेंगे तो थार प्रदेश की बात चल रही है। तो एक क्षेत्रवाद हुआ जो देश से अलगाव की मांग कर रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, नागालैंड में ऐसा हो रहा है। नागालैंड में क्या होता है, बृहत नागालिम, अगर आप मैप पे देखेंगे, मैं चूंकि अभी स्क्रीन असल लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूं, मैं कोशिश ये करूंगा अगली बार आईपैड और लैपटॉप दोनों से ज्वाइन करूं, इवन मैं कर भी लेता, ठीक है, करने की कोशिश करूं, 1 मिनट का समय है तो मैं मैप से कुछ कुछ समझाऊं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। आप लोग एक मिनट मुझे समय दीजिए। असल में क्या हो रहा है कि सर ये एक्सेप्ट कीजिएगा अगर रिक्वेस्ट आती है तो। असल में सर ने आज व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भेजी है और व्हाट्सएप पे मैं आईपैड में यूज नहीं करता, मुझे 1 सेकंड का आप समय दीजिए। सर एक बार परमिशन दे दीजिए, मैं आस्क टू बी लेट इन कर रहा हूं। ज्वाइंट डायरेक्टर सर है नहीं शायद। हो गया, परमिशन मिल गया मुझे, ठीक है। मैं स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ सर, कुछ परमिशन देनी पड़ेगी क्या स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए? जैसे मैं अभी करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम नाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर स्क्रीन शेयर की परमिशन दे दीजिए। जी सर, करता हूँ सर, करता हूँ। हाँ, एक बार परमिशन दे दीजिए तो सही रहेगा। यहाँ से सर अलाउ है पर इसकी परमिशन। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? सर आप जो स्क्रीन आ रही है ना सर, उसे एक बार टैप करिए और उसके बाद फिर शेयर हो जाएगी सर।
जैसे मैं ये जब कर रहा हूँ, ये शेयर स्क्रीन तो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी नहीं शेयर हो रहा है तो मैं इसको देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसको मैं पहले से देख के आऊंगा कि किस तरह से है। व्हाइट बोर्ड देखता हूँ, अगर व्हाइट बोर्ड भी आ जाता है तो वही कर लेता हूँ। सर योर स्क्रीन एंटायर स्क्रीन शेयर करने पे जो स्क्रीन शो होती है ना ऊपर, तो उस पे एक बार टैप करोगे, फिर बाद में शेयर का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा सर। यहाँ पे वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये पता नहीं दिख भी नहीं रहा होगा कुछ सर ये इमोजी बना हुआ, उसके साइड में एक प्रेजेंट नाउ का एक आइकन है। हाँ, उस पे क्लिक करने पे लिख रहा है योर इंटायर स्क्रीन, फिर उस पे क्लिक करने पे लिख रहा है एन एरर अकर्ड, उस पे ये आ रहा है। देखता हूँ मैं, कुछ हो जाता है तो। कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं हम लोग, मैं ऐसे ही डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा था, देखिए आप क्या करेंगे, इसमें एक इंडिया का मैप बना देंगे, ठीक है। आपने 4-5 तरह के, जैसे दुष्यंत, अच्छा और भी कोई, अब रुक जाओ, दुष्यंत के अलावा कोई और भी कोई पॉइंट्स बताना चाहता है इसमें? पहले एक बार हाथ उठा दे सर, मैंने ये भी सोचा था। तो कोई और बताना चाहता है तो हाथ उठा दे, तो उसका भी सुन लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सुनील बताइए। हाँ अंजलि मैम आप भी बताइएगा। तो सुनील पहले आप बता दीजिए क्या पॉइंट्स आपने सुने। सर इसके सकारात्मक पक्ष भी तो डाल सकना सर, जीआई टैग, ओडीओपी और विशिष्ट नहीं पर्यटन हाँ, क्षेत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं प्रश्न की डिमांड, आप पहले सुनिए। प्रश्न कह रहा है भारत में क्षेत्रवाद किन रूपों में दिखता है, न कि ये पूछा है कि भारत में क्षेत्रवाद की चुनौतियां या क्षेत्रवाद से जुड़े मुद्दे क्या हैं। प्रश्न ये नहीं पूछा है। जो आप बता रहे हैं कि सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष हैं जो क्षेत्रवाद के, वो तब आता है जब हम पूछते हैं प्रश्न में कि भारत में क्षेत्रवाद से जुड़े मुद्दे क्या हैं। प्रश्न कह रहा है भारत में क्षेत्रवाद किन रूपों में दिखता है, तो किन रूपों में क्षेत्रवाद दिखता है। तो आप जैसे आप ये यूपी में है, तो एक रूप में आप देख रहे होंगे क्षेत्रवाद, अपने आप को यूपी, बिहारी, पूर्वांचली कुछ सोच रहे होंगे, तो वो क्या है, वो एक क्षेत्रवाद का आपके अंदर रूप है, दिख रहा है। आप अगर ये चाहें कि यूपी अलग हो जाए देश से, तो आपका एक क्षेत्रवाद का रूप आप देख रहे हैं, अलगाववाद इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं एक स्वायत्त क्षेत्र बनाना, आप उपराष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, ये क्षेत्रवाद का अलग रूप है। तो भारत में इन रूपों में क्षेत्रवाद दिखता है। पॉजिटिव निगेटिव प्रश्न की डिमांड है ही नहीं। अगर प्रश्न की डिमांड रहती क्षेत्रवाद से जुड़े मुद्दे बताओ, तब मैं दिखाता कि भाई पॉजिटिव भी है, कि जीआई टैग, आर्थिक विकास हो जा रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, तब मैं इन बातों को तब सोचा जब प्रश्न में ये पूछता। लेकिन प्रश्न की डिमांड ही नहीं है ये, ठीक है। तो सुनील भाई पहले क्या करना है, पहले प्रश्न ध्यान से समझना है और फिर आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी किया कि आपने ये बात बताई, ठीक है, ये बात समझिएगा। अंजलि मैम आप क्या बता रही थी, बताइए। म्यूट हटा के, मैम म्यूट हटा के बोलना पड़ेगा। इंट्रो में जो है क्षेत्रवाद क्या होता है ये डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इसमें पूछा है उपयुक्त उदाहरण बताना है, तो उसमें आर्थिक असमानता के आधार पर जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये सब हो गए। फिर धार्मिक आधार पर जैसे कि पंजाब हो गया। फिर भाषा के आधार पर जैसे तमिलनाडु के। और एक मैप बनाया है साइड में, अगर दिख रहा हो तो। दिख रहा है? हाँ दिखाई, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा उसको जूम मतलब और नजदीक ले जाइए कैमरा, या मैप समझा दीजिए कि क्या बनाया है, ऐसे समझा दीजिए सर यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये। हाँ ऐसे मैप बनाया है, तो उसमें इधर वही दिखा के कि पंजाब साइड दिखा के धार्मिक आधार पर, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड दिखा कर जनजातीयता के आधार पर असम, नागालैंड, और फिर उधर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना साइड आर्थिक आधार पर, नीचे तमिलनाडु, केरल साइड भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र वाला भूमिपुत्र के आधार पर। ये हो गया। फिर उसके बाद क्षेत्रवाद क्या क्या रूप अपना सकता है। इसमें
इसमें बताया है कि अलग राज्य की मांग की जा सकती है, जैसे कि गोरखालैंड की मांग जो है गोरखपुर साइड की जा रही थी, पूर्ण राज्य की मांग दिल्ली द्वारा की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य की तरफ, और देश से अलग होने की मांग खालिस्तान, और देश गोरखालैंड से की अलग मांग होने कहाँ की की मांग जा रही थी? अलग राज्य की मांग के रूप में कहाँ की गोरखालैंड, जा रही थी गोरखालैंड? कहाँ की, किस लोकेशन पे? गोरखपुर साइड ना, नहीं गोरखा गोरखपुर जनजाति तो मैं द्वारा। रहता हूँ, यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं है। गोरखालैंड की मांग आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिस्से में, वहां पे की जा रही थी ना। कि देखिए गलत नहीं लिखना है, सही समझिए आप प्रश्न। अच्छा। प्रश्न बहुत सही तरीके से लिख रही हैं, छोटी सी वो तो मैंने ध्यान से सुन, मैंने कहा यार गोरखालैंड गोरखपुर, थोड़ा सा मामला गलत हो गया है। हाँ बहुत सही, वो वेरी गुड, आपने गोरखा आंसर। हाँ, हाँ ठीक, गोरखा फिर आगे जनजाति आगे। लिखा है, लेकिन हमें लगा गोरखपुर के हैं ये, इसलिए। हाँ नहीं गलत और है, एक हो वो गया। है दार्जिलिंग एरिया में, कलिम्पोंग, 4-5 अच्छा। डिस्ट्रिक्ट है उधर पे, ठीक है वहां पे। हाँ ठीक फिर आप है। बताइए, फिर ठीक। हाँ, एक पूर्ण राज्य की मांग हो गया दिल्ली द्वारा, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और कश्मीर और लद्दाख को जो अलग कर दिया गया है, उसमें भी फिर से पूर्ण राज्य की मांग करने की बात की जा रही है। देश से मतलब अलग एक में होने की एग्जांपल मांग। हमने पूरा वाला बता दिया, हाँ, फिर अगला पॉइंट। हाँ, एक ही बताया है उसे। देश से अलग होने हाँ की हाँ मांग जैसे खालिस्तान की जा रही है, और राज्य के विभाजन की मांग जैसे उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बात की गई थी। तो ये इतना ठीक है, बहुत बढ़िया। बस। तो देखिए दुष्यंत, ये भी एक तरीका है आंसर राइटिंग का, ये भी एकदम सही तरीका है, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं आंसर राइटिंग के, एक जो दुष्यंत ने बताया जिसको हम सुप्रा रीजनलिज्म है ना, सुपर रीजनलिज्म, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जो कि दुष्यंत ने बताया। दूसरा तरीका यह है कि हम क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों को इस तरह से दिखा दें, आर्थिक में आर्थिक रूप से सकारात्मक, कि भाई मुंबई है तो मुंबई अपने आप को, जैसे अभी तमिलनाडु में डिमांड की ना कि हमें ज्यादा स्वायत्त देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा ए राजा का स्टेटमेंट आपने सुना है, रिसेंट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को अलग स्वायत्तता दी जाए। सुना था? कभी नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। तो जब आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हो, सशक्त होते हो, तब आप डिमांड करते हो कि हमारे अगल बगल ना जो गरीब लोग हैं हमको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, मुंबई, ठीक है, तो मुंबई, कुछ ऐसे रीजन जो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के कारण अलगाव की मांग करते हैं या एक क्षेत्र बनाने की मांग करते हैं, ठीक है। कुछ रीजन ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर, तो सशक्त और कमजोर, तो जैसे रायलसीमा, तेलंगाना का जो अलगाव हुआ, छत्तीसगढ़ झारखंड का जो अलगाव हुआ, किस आधार पर हुआ? आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा सशक्त हैं, तब डिमांड करते हैं कि हमें क्षेत्र बनाना चाहिए, जैसे तमिल रीजन, कर्नाटक का रीजन, कन्नड़ रीजन, भाषा के आधार पे कहते हैं कि हमारी भाषा बहुत मजबूत भाषा है और हमें एक क्षेत्र मिलना चाहिए। कुछ रीजन है जो सांस्कृतिक रूप से अतिक्रमण के आधार पे कहते हैं कि भैया ये बड़ी संस्कृति में हमारा अतिक्रमण हो जा रहा है, जैसे गोरखालैंड, जैसे बोडोलैंड। भाई बोडो वाले कहते हैं असम लोगों के साथ हम मिल जाते हैं, गोरखालैंड वाले कह रहे हैं कि अभी गोरखालैंड में आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था कि बंगाली पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। तब एक बार और मांग जागृत हुई कि नहीं यार हमें तो अलग चाहिए प्रॉपर। न्यूज पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर, सारी चीजें, ठीक है, आइडिया लग रहा है मैं सही बोल रहा हूं, नहीं तो मैं पता चला गलत बता के यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर राजनीतिक रूप से भी कुछ लोग बहुत ज्यादा सशक्त होते हैं राजनीतिक रूप से, तब वो क्षेत्रवाद की मांग करते हैं, और कुछ लोग कमजोर होते हैं, इस वजह से क्षेत्रवाद की मांग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों को देखने का, ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा भी एक तरीका है, एक तीसरा तरीका जो कल्चरल रीजन के रूप में आप देख सकते हैं। कल्चरल रीजन, भारत में विभिन्न कल्चर और रीजन, मतलब कल्चर मतलब संस्कृति, मतलब मानव ने जो निर्माण किया है, ह्यूमन मेड थिंग कल्चर हो गई, है ना, और एक होती है फिजिकल, जियोग्राफिकल। तो कल्चरल रीजन का मतलब एक क्षेत्र विशेष में संस्कृति। तो कल्चरल भारत में कल्चरल पॉकेट्स भी दिखते हैं, जो कि खुद भी एक क्षेत्रवाद का एग्जांपल है। जैसे आपको पंजाब रीजन में पंजाबी सिख कम्युनिटी ज्यादा दिखेगी, ठीक है, जो कि गुरमुखी भाषा बोलेगी, है ना, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, गुरमुखी बोली बोलेगी। आपको बंगाल क्षेत्र में बंगाली रीजन दिखेगा प्रॉपर, वहीं का खान पीना, वहीं की भाषा, वहीं का रहन सहन, एक प्रॉपर एक रीजन में आपको दिखेगा। तो आपको एक कल्चरल पॉकेट्स भी दिखेंगे, तो वो भी भारत में क्षेत्रवाद का एक रूप है, ठीक है, ये बात भी समझिएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट समझिए। तो प्रश्न की डिमांड, पहली बात, अब मैं प्रश्न की डिमांड बता दे रहा हूं। प्रश्न की डिमांड ये थी कि क्षेत्रवाद भारत, पहले तो आपको क्षेत्रवाद को स्पष्ट करना था, क्षेत्रवाद क्या है, फिर आपको ये बात बतानी थी कि क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप भारत में किस तरह से दिखते हैं। विभिन्न रूप दिखाने के 2 तरीके 3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक दुष्यंत ने बताया, एक अंजलि मैम ने बताया, और
उसी में आप चाहें तो दोनों तरीकों को मिक्स करके भी आप चीजों को बता सकते हैं। नो डाउट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने ही होते हैं हमेशा। कोशिश यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन क्रिएट कीजिए, लेकिन विद इन टाइम लिमिट। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, समय के साथ आपको बातों को लिखना है, ना कि बहुत ज्यादा। और मैप बनाइएगा, तो जैसा कि जो मैम ने मैप बनाया बहुत अच्छा मैप था, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एक मैप बना के बृहत नागालैंड दिखा सकते हैं। बृहत नागालैंड का मतलब भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है थोड़ा सा, वो नागालैंड के आसपास, और म्यांमार का भी एक हिस्सा, वो भी तो एक क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल है, वो दिखा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, मैथिली प्रदेश, तुलुनाडु या बोडोलैंड दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं क्षेत्रवाद का एक रूप में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड भी दिखा सकते हैं, जैसे दुष्यंत आपने बताया था ना, उत्तर दक्षिण विभाजन है क्षेत्रवाद वाला, याद है। अच्छा दुष्यंत, आप लोग का कोई अभ्युदय का ग्रुप है, जो आप लोग ने कोई ग्रुप बनाया टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाया, तो सर से एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा, रिंकू सर से कि ग्रुप बना दे, तो वहां पे अपने आंसर शेयर कर दीजिएगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी कॉपीज देखनी चाहिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं भी शेयर कर दूंगा कुछ पॉइंट्स, अगर ऐसा रहेगा तो मैं भी कुछ पॉइंट्स शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो जैसा भी अब ये आप लोग और सर की इच्छा है, तो ये बात समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ठीक है। मैप एक बनाइएगा जरूर, ठीक है। और मैप क्या होना चाहिए, मैप कॉपी के बीचों बीच नहीं होना चाहिए। तो जैसा अंजलि मैम ने जो मैप बनाया था, वो मैप बनाने का उचित तरीका है, किनारे आपका फ्लो आंसर चलता रहे, आंसर एकदम फ्लो में चलता रहे। मैप बना देंगे थोड़ी जगह घेर देगा, पहली बात तो 3 पेज भी भर जाएंगे। मैप बनाने का पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा हुआ, उसमें चीजों को डायरेक्ट दिख जाता है, एग्जामिनर को दिख जाता है कि आपको प्रश्न समझ में आया है, प्रश्न की डिमांड आपने समझी है। और प्रश्न की डिमांड क्या थी, क्षेत्रवाद के अलग अलग रूप। तो आप एक नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखा सकते हैं, आप साउथ में डिवाइड दिखा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, निर्जातीय आधार पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैप में ही आपने 4-5 तरीके के क्षेत्रवाद दिखा दिया और लिख दिया नीचे मैप का नाम। मैप बनाने के बाद मैप की नेमिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नेमिंग जरूर करना है कि भैया ये चीज क्या है, क्षेत्रवाद के, भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप हैं, तो ये बात प्रॉपर आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये बात समझ आया। क्षेत्रवाद का एक रूप और भी आप देख सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्रवाद का रूप, ठीक है, कि भैया कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, ठीक है। अभी जो डिबेट चल रहा है, जो आप मणिपुर में अभी आपने झगड़ा देखा है, मणिपुर में आसपास के रीजन में डिबेट क्या है, कुछ लोग रहते हैं पर्वतों पे जो कि जनजातीय हैं, और कुछ लोग रहते हैं मैदानों में, फील्ड एरिया में। तो मैदान वर्सेस पर्वत वाले क्षेत्रों में विवाद है, मैती जनजाति और जो अदर छोटी मोटी जनजाति है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्षेत्रवाद का रूप है, तो ये बात समझना है। तो अब मतलब कुल मिला जुला के इंट्रोडक्शन में आपने क्षेत्रवाद बताया, फिर आप क्या करिए, कनेक्टिंग लाइन ऐड कर दीजिए। तो मैं कनेक्टिंग लाइन बता दे रहा हूं, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, मैंने कनेक्टिंग लाइन नोट की है तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक। तो क्या है, ठीक है, भारत में देखिए सिलेबस का पॉइंट भी है, भारत की विविधता है ना सिलेबस का पॉइंट। तो सिलेबस के पॉइंट को आंसर लिखना पड़ेगा कि भारत में देश की अत्यधिक विविधता, उसमें लिख सकते हैं आप सांस्कृतिक, भौगोलिक, नृजातीय विविधता एवं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणों से यह विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। क्योंकि प्रश्न की डिमांड थी कि विभिन्न रूप बताओ भारत में क्षेत्रवाद के, तो आपने पहले क्षेत्रवाद समझा दिया कि जब एक क्षेत्र विशेष के लोगों की राजनीतिक निष्ठा उस क्षेत्र विशेष पर ज्यादा केंद्रित होती है तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। तो आपने पहले ये बात बता दी। फिर आपने क्या किया, एक लिंकिंग लाइन नोट कर दी जिससे कि प्रश्न से कनेक्ट हो गया डायरेक्ट कि भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप क्यों दिखते हैं। तो विभिन्न रूप दिखते हैं भारत की विविधता के कारण, जो कि नृजातीय, सामाजिक, आर्थिक, इस प्रकार की भौगोलिक विविधता है। और फिर आपने ऐड कर दिया और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी हैं, जो कि अभी कनेक्ट किया था ना अंजलि मैम ने कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, जो मैंने बताए थे पॉइंट्स, ठीक है। इन कारणों से विभिन्न रूप में दिखते हैं। ये बताने के बाद आप आ जाएंगे विभिन्न रूप कौन कौन से। तो आपने बता दिया कि कई जगह स्वायत्तता की मांग चल रही है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, स्वायत्तता की मांग चल रही है, वही एनएससी नागा हिल्स में, ठीक है। नॉर्थ साउथ डिवीजन है, उत्तर दक्षिण विभाजन है भारत में। अंतरराज्यीय क्षेत्रवाद है, ठीक है, जहां पे जल विवाद है विभिन्न राज्यों के बीच, तमिलनाडु, कर्नाटक, दुष्यंत ने सारे पॉइंट लगभग बताए थे। उप क्षेत्रवाद है, ठीक है, एक ही क्षेत्र में कि भैया आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, वहीं पे रायलसीमा और क्या कहते हैं, ये तटीय आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या बोले आप, कुछ बोल रहे दुष्यंत? हाँ, महाराष्ट्र विदर्भ, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने दिया था, ठीक है, महाराष्ट्र विदर्भ वाला भी एग्जांपल बहुत बेस्ट है। फिर भूमिपुत्र वाला क्षेत्रवाद कि भैया जो लोकल लोग हैं, भूमिपुत्र का मतलब क्या होता है, सन ऑफ सॉइल, है ना, कि जो लोकल लोग हैं वो लोग कहते हैं कि स्थानीय संसाधनों पे सारा अधिकार हमारा है, हम यहाँ के भूमिपुत्र है,
ठीक है, तो यहीं पे पैदा हुआ है तो सारा अधिकार हमारा है। तो आपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रवाद बता दिए, 2-3 एग्जाम्पल आपने और दे दिए, कल्चरल पॉकेट्स का एग्जाम्पल दे दिया, सामाजिक आर्थिक वाले क्षेत्रवाद का एग्जाम्पल दे दिया, तो आपने भरपूर आंसर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन क्या देंगे? क्षेत्रवाद हमेशा निगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है क्षेत्रवाद। ठीक है, ये क्षेत्र के विकास, तो अब जो बोल रहे थे ना योगेंद्र, कौन बोल रहा था, सुनील, आप ही बोल रहे थे ना सर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे प्रश्न में डिमांड नहीं थी इश्यूज बताने के, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप कंक्लूजन में इस बात को बता सकते हैं कि क्षेत्रवाद हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, जीआई टैग इत्यादि के माध्यम से, ठीक है, संसाधनों के उचित प्रकार संधारणी विकास के माध्यम से, क्षेत्रीय लोगों के हितों के बारे में बात करने के माध्यम से, क्या करता है, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से संपूर्ण देश के विकास को बढ़ावा दे सकता है। अतः क्या होना चाहिए, एकता और अखंडता का, ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तुत है, ठीक है, क्या प्रस्तुत है, देश की एकता और अखंडता का ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवाद क्या है, सकारात्मक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मामला एकदम क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पे ही खत्म करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कुछ पॉइंट से रिलेटेड, तो 1-2 मिनट 5 मिनट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा पहले बताइए, ऐसा करवाना चाहिए 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे हम लोग बैठ के करें, है ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं सर हम लोग कर लेंगे, लोड नहीं है जिंदगी में। ठीक है, मतलब जैसा ये आप लोग की इच्छा है, मैं तो भाई हमेशा अवेलेबल हूँ, है ना, अब ये आप लोग की इच्छा है। अब बताइए, डेली हो जाए, डेली ठीक है सर, डेली में ठीक है, 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा समय की किल्लत है, ये कर सकते हैं आप लोग, ग्रुप अगर बनाते हैं तो ये कर दूंगा कि मैं डेली वहां पे 2-3 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, कुछ ये कर दूंगा। ठीक है, वीक में 2 दिन अभी स्टार्ट, देखिए डेली कर देंगे, लेकिन एक ही 2, जैसे अभी 4 लोग हैं, यही पार्टिसिपेशन ज्यादा कर रहे हैं, बीच में भी एक अंजलि मैम आई, इन्होंने भी किया, तो समझिएगा जैसे थोड़ा सा ना फिर बोरिंग लगता है कि यार 4 ही लोग हैं। तो अगर सब लोग इन्वॉल्व होंगे तो कोशिश किया जाएगा। फिर जैसे मैं लवासना में जाऊंगा 24 जुलाई को, यहाँ से चला जाऊंगा, तो 24 जुलाई को मतलब वहां पे मैं एकदम खलियर रहूंगा, मतलब खलियर का मतलब ये रहेगा कि सुबह से शाम तक तो मेरी क्लास रहेगी वहां पे, उसके बाद रात के समय मैं डेली 1 घंटा समय निकाल सकता हूँ, डिपेंड करता है कि अब आप लोग कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरी बात डिपेंड ये करता है कि मुझे रिंकू सर अनुमति देते हैं कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। तो दोनों चीज, तो जैसा होगा मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ इन्वॉल्वमेंट आप लोग की भी चाहिए। ठीक है, तो जैसा रहे, कुछ पूछना है मुझसे तो आप लोग पूछ लीजिए। सर आपकी कॉपी जो है ना वो मिल सकती है अगर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो? हाँ, आप लोग वही, तो कोई ग्रुप बनाइए, कैसे दूंगा? हाँ मैं दे दूंगा, बिल्कुल अपनी कॉपी शेयर कर दूंगा। कोई ग्रुप बनाएंगे तब तो कैसे शेयर करूंगा, ठीक है, तो कोई ग्रुप बनाइए, मैं अपनी कॉपी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और कुछ मेरे लायक सेवा सहयोग, ठीक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। फिर कौन था यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर, सर आप कौन है, एक बार अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, तो मैं चलूं फिर। सर थैंक यू सर, और सर कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत ठीक है, तो ठीक है फिर चलते हैं ना। फिर जैसा होगा मुझे बता देंगे, रिंकू सर मुझे बता देंगे तो मैं फिर से आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, सभी को एंजॉय करिए। बहुत